Good morning students. In today's lecture we will discuss about the topic the Competition Act 2002. जब हम कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करते हैं तो बेसिकली ये जो एक्ट है ये कॉर्पोरेट लॉ या फिर हम कहें तो बिज़नेस लॉ का एक पार्ट है। कॉर्पोरेट लॉ और बिज़नेस लॉ की जब हम बात करते हैं तो बिज़नेस लॉ बेसिकली उन टॉपिक को डिस्कस करता है जो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मैनेज करने के लिए जो बनाए गए हैं, उनको मैनेज करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उनके बारे में बात करता है। जब हम बिज़नेस लॉ की बात करते हैं तो बिज़नेस लॉ में बिज़नेस में बेसिकली क्या होता है, बिज़नेस ऐसा नहीं है कि एक आपका बहुत छोटा सा टर्म है जिसके लिए एक होल लॉ बन जाएगा तो वो उसको पूरे को मैनेज कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। बिज़नेस लॉ को हमने बहुत डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। बिज़नेस जैसे आपका रन करता है मतलब बिज़नेस में आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, आपका एम्प्लॉयर होता है। कुछ बिज़नेस जो हैं जो सर्विसेज के लिए काम करते हैं, कुछ बिज़नेस ऐसे हैं जो आपके गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपकी जो लोकल वर्कर्स हैं वो काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे आपके बाहर से आके लोग काम करते हैं। तो ये जो पूरा काम होता है इन सब के लिए डिफरेंट लॉ बनाए गए हैं और वो जो लॉ होते हैं वो उस पार्ट को आपका रेगुलेट करते हैं, बेसिकली उसको मैनेज करने का काम करते हैं। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयज़ की तो जब हम लेबर लॉ की बात करते हैं तो लेबर लॉ आपका जो है वो एम्प्लॉय से रिलेटेड प्रोविजंस बताता है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में आपके एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए क्या प्रोविजंस होने चाहिए। अगर हम बात करें आपके गुड्स की तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है वो आपका जो बताता है कि अगर गुड्स की सेल हो रही है तो उसको कैसे आपका मैनेज किया जाएगा, उसके रिगार्डिंग जो लॉ बनाया गया है वो सेल्स ऑफ गुड्स का पार्ट है। अगर हम बात करें आपके जब हम एम्प्लॉयज़ की बात करते हैं तो अगर आपके लोकल एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो मैनेज करता है वो आपका लेबर लॉ, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडिया में लेबर लॉ उसको मैनेज करता है। और अगर बाहर से आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं तो आपके जो इमिग्रेशन से रिलेटेड लॉ होते हैं वो उनको मैनेज करते हैं। अगर हम बात करें फिर होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, ठीक है। तो सबसे कॉमन लॉ जो आपका बिजनेस लॉ माना जाता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही माना जाता है। जब भी आपको कॉर्पोरेट लॉ की बात आती है तो सबसे पहले जो माइंड में आता है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है या फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आता है, जहाँ पे आप चेक्स की बात करते हो, बिल्स ऑफ एक्सचेंज की बात करते हो या फिर हुंडी की बात करते हो, प्रॉमिसरी नोट्स की बात करते हो, ठीक है। इमिग्रेशन के लिए आपके जो भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अभी आया था उसमें भी बात हो रही है। जो भी आपका एक्ट चलता है वो बाहर से आने वाले जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो काम करते हैं उनको मैनेज करता है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो उसमें डिस्कस किए जाते हैं। फिर आपका जो आता है वो आता है आपका आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर में आपके जो मान लीजिए आप एक पर्टिकुलर गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हो, कोई भी एक ऐसी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हो जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आइडेंटिटी है या फिर वो दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट है या फिर कोई ऐसा इनोवेशन आपने किया है जो बाकी लोगों से डिफरेंट है, बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में उनसे डिफरेंट है, तो इन सब चीज़ों का पेटेंट कराना, कॉपीराइट लेना, ट्रेडमार्क लेना, ये सब चीज़ें आपके आईपीआर में डिस्कस की जाती हैं। फिर उसके बाद जो आपका आता है वो एंटी ट्रस्ट लॉ आता है। अब एंटी ट्रस्ट लॉ क्या आता है, बेसिकली जो आपका कंपटीशन एक्ट है वो एंटी ट्रस्ट लॉज में जो है कवर किया जाता है। एंटी ट्रस्ट लॉ में क्या होता है कि जब आप एक कंट्री की बात करें या वर्ल्ड में बात करें, आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हो, आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आप बिज़नेस रन कर रहे हो तो आप एक सिंगल ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो उस बिज़नेस को रन कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो सेम फील्ड में वर्क कर रहे होते हैं, सेम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सी जगह होती हैं जहाँ पे मतलब सर्विसेज प्रोवाइड कराई जाती हैं, जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे होते हैं। तो
यहाँ पे क्या होता है कि आपके बीच में एक ऐसी फीलिंग होती है कि आपके बीच में इकोनॉमिक, मतलब जब हम बिजनेस की बात करते हैं बेसिकली, तो सारी जो डिपेंडेंट होती है वो इकोनॉमिक पे डिपेंडेंट होती है, मॉनेटरी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे एक आपके बीच में वो हो जाता है, इकोनॉमिक राइवलरी आ जाती है। उस इकोनॉमिक राइवलरी जो होती है, लाइक मतलब आप ये कोशिश करते हो कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, उनका नहीं हो, हम ज़्यादा अपने गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करें, सेलिंग करें, उनका नहीं हो। तो उसके लिए क्या होता है, आप इस इकोनॉमिक राइवलरी के लिए, आप इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस करने लग जाते हैं। वो प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, अब जब हम प्रैक्टिसेस की बात होते हैं तो कुछ लोग क्या होते हैं, अगर बिजनेस में बात करें तो कुछ लोग क्या होते हैं, वो इकोनॉमिक अपने बेनिफिट्स के लिए क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट्स के लिए क्या करते हैं, वो करते हैं कि कुछ फेयर मींस यूज़ करने लग जाते हैं, फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करने लग जाते हैं। और कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं जो अनफेयर मींस को यूज़ करने लग जाते हैं या अनफेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ करने लग जाते हैं। तो अगर हम फेयर मींस को यूज़ कर रहे हैं, फेयर प्रैक्टिसेस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो फेयर प्रैक्टिसेस होती हैं वो हेल्दी कंपटीशन माना जाता है। ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ करना ताकि आपका जो है इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ सकें, आपके कस्टमर बढ़ सके, आपका प्रोडक्शन बढ़ सके, बेसिकली प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, तो वो आपका हेल्दी कंपटीशन माना जाता है आपके बीच में। उससे क्या होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है और आपका जो कंट्री है उसकी इकोनॉमिक भी ग्रो करती है। ठीक है, दूसरा जो होता है अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। अनफेयर प्रैक्टिसेस में क्या होता है कि आप कुछ ऐसे अनफेयर मीन्स यूज़ करने लग जाते हो जिससे आप मतलब अनफेयर तरीके से क्या है अपने बिजनेस को ग्रो करने की कोशिश करने लग जाते हो। तो ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो आपके कंज्यूमर के लिए ठीक नहीं होती हैं। ठीक है, फेयर प्रैक्टिसेस आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे हम अपने कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट है उसकी भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर कंपटीशन हेल्दी नहीं है तो उसका जो एडवर्स इफेक्ट आता है आपका, वो आपके कंज्यूमर पे आता है। तो अगर मैं फेयर मीन्स की बात करूँ तो फेयर मीन्स बेसिकली होते क्या हैं, जैसे अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ, ठीक है, तो कंपटीशन में आपके, अगर मैं फेयर मीन्स की बात करूँ, फेयर प्रैक्टिसेस की बात करूँ, तो फेयर मीन्स में क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट का क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा होगी, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। अगर आप क्वालिटी इम्प्रूव करते हो और क्वालिटी इम्प्रूव करके अगर आप अपना कंपटीशन जो है वो इम्प्रूव करते हो, कंपटीशन बढ़ाते हो मार्केट में, तो वो फेयर मीन्स माना जाता है। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसा इनोवेशन करें, कोई ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लेके आए जो मार्केट में नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अगर आप ऐसा कोई नया प्रोडक्ट लेके आओगे, ठीक है, लाइक मतलब कोई भी प्रोडक्ट की बात करें, अगर मैं मोबाइल फ़ोन की बात करूं, तो वो जिसने भी फर्स्ट टाइम मैन्युफैक्चर किया होगा, तो उन्होंने एक इनोवेशन किया, उसकी फिर कितनी डिमांड हुई होगी, उसकी कितनी सेल हुई होगी, कितनी सेल हुई होगी। तो आप अगर ऐसा कोई इनोवेशन करते हो, ठीक है, वो एक फेयर मीन माना जाता है आपका, कि आप एक फेयर मीन यूज़ कर रहे हो बिजनेस में कंपटीशन को राइज करने के लिए। तो ये जो तरीके होते हैं ये कॉस्ट, या फिर आप क्या होते हो, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाने लग जाते हो। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपको लगा कि कोई, मान लीजिए जैसे मैंने इनोवेशन की बात करी, इनोवेशन में मान लीजिए किसी भी कंपनी का एग्जांपल आप ले लीजिए, लाइक मतलब सैमसंग ने क्या किया, एक फ़ोन बनाया। ठीक है, अब वो फ़ोन उन्होंने फर्स्ट टाइम बनाया, उन्होंने इनोवेशन किया, उन्होंने फ़ोन बनाया और उसका जो प्राइस था वो हाई था। ठीक है, तो जो नॉर्मल पीपल थे वो उस फ़ोन को अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अब सैमसंग के बाद कोई दूसरी कंपनी आई, लाइक मतलब नोकिया आई। ठीक है, अब नोकिया ने क्या किया, एनालाइज किया, और नोकिया ने वही फ़ोन, मतलब उसी फीचर्स के साथ जो फ़ोन है, वो जो सेम फीचर्स हैं
उसी फीचर्स के साथ जो फ़ोन है वो थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिवली बना दिया, जो नॉर्मल पीपल भी अफोर्ड कर सकते थे। इन्होंने भी एक तरीके से कुछ इनोवेशन किया होगा, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करी होगी, ऐसा कोई मीन यूज़ किया होगा ताकि वो जो प्रोडक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सके। तो यहाँ पे इन्होंने जो किया वो एक फेयर मीन माना जाएगा कंपटीशन को बढ़ाने का, ठीक है। अगर अब हम अनफेयर मीन्स की बात करें तो अनफेयर मीन्स में क्या होता है? अनफेयर मीन्स में सबसे पहले क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करेंगे, जो आपका मतलब आगे जो हम सेक्शंस पढ़ेंगे उसमें ये अलग से टॉपिक भी है, प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करेंगे। अब प्रेडेटरी प्राइसिंग में क्या होता है? प्रेडेटरी प्राइसिंग में आपका ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट का कॉस्ट था, ठीक है, आपका प्रोडक्ट का जो कॉस्ट था, आप उस कॉस्ट से भी लोअर प्राइस पे अपना जो गुड्स है उसका सेल कर रहे हो। तो आप उससे क्या कर रहे हो, अगर आप कॉस्ट से भी नीचे कर रहे हो तो उससे क्या होता है कि आप जो दूसरे मार्केट में दूसरे ऑर्गेनाइजेशन है या दूसरा कोई बिजनेस कर रहा है, दूसरा कोई सेलर है, कोई भी है, तो आप क्या करोगे, कॉस्ट से नीचे बेच रहे हो तो ऑब्वियस ही बात है कि जो जितने भी बायर हैं वो आपसे ही खरीदेंगे। तो आपने क्या किया कि दूसरे मार्केट में जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या जो भी सेलर्स हैं उनके लिए अनफेयर मीन से एक ऐसा कंपटीशन कर दिया जिससे उनका जो, अगर वो कॉस्ट से नीचे बेचेंगे तो बेनिफिट तो उनको वैसे भी नहीं होगा, प्रॉफिट तो उनको वैसे भी नहीं होगा। तो आप क्या कर रहे हो, दूसरे लोगों को लॉस करने के लिए अपना जो कॉस्ट है उसको उससे भी नीचे गुड्स को सेल कर रहे हो, जो अनफेयर मीन्स माना जाता है। आप ऐसा करके बहुत टाइम तक सरवाइव भी नहीं कर सकते हैं मार्केट में, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो वो एक अनफेयर मीन्स माना जाएगा। दूसरा क्या होता है कि मान लीजिए आपने क्या किया, आप सप्लायर हैं या फिर मान लीजिए आप एक मतलब आप सेलर ही हैं, आपने क्या किया, बहुत सारे जो सप्लायर हैं जो मार्केट में गुड्स को सप्लाई करते हैं, ठीक है, आपने क्या किया, उनको कंट्रोल करने लगे। आपने उन्हें कहा कि आप ऐसा करिए, जो भी गुड्स हैं उनको कुछ टाइम के लिए सप्लाई मत करिए। अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो उसमें क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई का रूल चलता है। अगर सप्लाई नहीं आएगी डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं है तो जो गुड्स हैं उनके प्राइजेस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाते हैं, इंक्रीज होने लग जाते हैं। तो आप अगर ऐसा करने लग जाते हो तो वो भी एक अनफेयर मीन्स माना जाता है, ठीक है। तो आप कंपटीशन में ये कर सकते हैं, दोनों चीज़ें, फेयर मीन से भी कर सकते हो, अनफेयर मीन से भी कर सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ें होती है बिजनेस में। अब बात आती है आपके कंपटीशन एक्ट 2002 की। अगर हम कंपटीशन एक्ट 2002 की बात करें और कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात करें या उसके प्रीएम्बल की बात करें, तो आपका जो कंपटीशन एक्ट है वो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करने की बात करता है। वो सिर्फ ये नहीं कहता है कि आप जो अनफेयर मीन्स है, जैसे अगर हम बात करें कि अगर कोई फेयरली कर रहा है तो फिर उसके लिए कुछ लॉ बनाने की क्या ज़रूरत है, चीज़ें तो वैसे ही फेयर है। लॉ तो उन चीज़ों के लिए बनाया जाता है जो अनफेयर है, ठीक है, उनके लिए पीनल प्रोविज़न बनाने के लिए लॉ बनाते हो या उनको रेगुलेट करने के लिए बनाते हो। लेकिन अगर हम कंपटीशन एक्ट की बात करें तो कंपटीशन एक्ट आपका फेयर मीन्स की भी बात कर रहा है और आपके अनफेयर मीन्स की भी बात कर रहा है। वो कैसे कर रहा है, आपका जो कंपटीशन एक्ट का आपका जो स्टार्टिंग का पैराग्राफ है जिसको हम प्रीएम्बल कहते हैं, उसमें उसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है। वो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है, सबसे पहले जो उसका ऑब्जेक्टिव कहता है वो कहता है टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन मार्केट, ठीक है, कंपटीशन को प्रमोट करना और सस्टेन करना मार्केट में। अब ये ऑब्जेक्टिव क्यों बताया गया है, वो इसलिए बताया गया है क्योंकि कंपटीशन बहुत नेसेसरी होता है किसी भी मार्केट में। वो इसलिए क्योंकि अगर कंपटीशन नहीं होगा तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, मोनोपोली होने लग जाएगी, ठीक है। एक ही मार्केट में जो एक ही प्लेयर है या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने हाथों में इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लेंगे और गुड्स के प्राइजेस जो भी होते हैं उनको वो मैनेज करने लग जाएंगे, उनको रेगुलेट करने लग जाएंगे, कंट्रोल हो जाएगा उनका सारा। तो
जो इसका एडवर्स इफेक्ट किस पे आएगा, आपका कंज्यूमर पे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपका एक ही मैन्युफैक्चरर है, वही गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहा है, आपकी नीड है, आप गुड्स को खरीदोगे, अगर वो ज़्यादा प्राइस पे भी मिल रहे हैं तो भी खरीदोगे। दूसरा क्या है, अगर कंपटीशन नहीं है तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होने लग जाता है। ठीक है, जो दो तीन मार्केट में मैन्युफैक्चरर है वही गुड्स बनाएंगे, अब वो किसी भी क्वालिटी की बना रहे हैं, आपको खरीदनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो इसलिए वेरियस ऑर्गेनाइजेशन होने चाहिए, उनके बीच में कंपटीशन होना चाहिए ताकि क्वालिटी इंक्रीज हो सके, कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट हैं जो उनके मैन्युफैक्चरिंग हो सके, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट आ सके। ये तभी हो सकता है जब बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं मार्केट में वो काम करें, बहुत सारे सप्लायर हैं या फिर मैन्युफैक्चरर हैं या फिर प्रोड्यूसर हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं। ठीक है, वो काफ़ी सारे हैं और उन लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन है। ठीक है, मतलब या तो वो इनोवेटिव तरीके से काम कर रहे हैं या फिर वो कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर क्वालिटी जो है उसको इंक्रीज करने का ट्राई कर रहे हैं कंपटीशन बढ़ाने के लिए, खुद के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आपका जो कंपटीशन एक्ट है उसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है प्रमोट करना और सस्टेन करना कंपटीशन को मार्केट में। ठीक है, ये इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है कंपटीशन एक्ट का वो अनफेयर मीन्स के लिए होता है। ठीक है, अनफेयर मीन्स के लिए क्या ऑब्जेक्टिव बताया है आपके कंपटीशन एक्ट में, वो कहता है टू प्रिवेंट प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। ठीक है, उन सारी प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करना जो आपके कंपटीशन पे एडवर्स इफेक्ट ला रही हैं। ठीक है, लाइक मतलब हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या है, आपने कॉस्ट प्राइस से नीचे प्राइस पे आप जो है अपने गुड्स को सेल करने लग गए हो, तो उससे क्या होगा, जो दूसरे लोग हैं, अब मान लीजिए कि वो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनोवेटिव तरीके से भी कर रहे हैं, क्वालिटी भी उनकी अच्छी है, लेकिन होगा क्या, आप कॉस्ट से भी नीचे बेच रहे हो, बहुत सस्ता बेच रहे हो, तो जो सारे बायर्स हैं वो आपके पास आएंगे। अब आपके पास सारे बायर्स आएंगे, आपको तो प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो फेयर तरीके से काम कर रहे हैं उनको लॉस होने लग जाएगा। तो ये एडवर्स इफेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आपका कंपटीशन एक्ट है वो काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, यहाँ पे अगर हम कंपटीशन एक्ट की बात करें तो हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर की या प्रोड्यूसर की बात नहीं करेंगे, हम जो है कंज्यूमर के इंटरेस्ट का भी ध्यान रखेंगे। कंज्यूमर का इंटरेस्ट का ध्यान कैसे रखेंगे, जो कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें किसके लिए हो रही है, अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो किसके लिए हो रही है, कंज्यूमर के लिए हो रही है। सर्विसेज आप प्रोवाइड करा रहे हो तो किसके लिए करा रहे हो, कंज्यूमर के लिए करा रहे हो। अब आप क्या करो, अनफेयर तरीके से काम कर रहे हो तो उसका एडवर्स इफेक्ट किस पे आएगा, कहीं ना कहीं किस पे आएगा, कंज्यूमर पे आएगा। मान लो आपने सप्लायर को बोल दिया कि गुड्स की सप्लाई मत करो, आप अपना कंपटीशन बढ़ाना चाहते हो, आप अपना इकोनॉमिक बेनिफिट देख रहे हो, लेकिन उसका एडवर्स इफेक्ट किस पे आएगा, आपके कंज्यूमर पे। तो आपका कंपटीशन एक्ट जो है वो प्रोटेक्ट करता है आपके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को भी। ठीक है, उसके बाद आता है टू इंश्योर फ्रीडम ऑफ ट्रेड। ठीक है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड को इंश्योर करना, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव होता है कंपटीशन एक्ट का। ठीक है, तो ये आपका जो कंपटीशन एक्ट है बेसिकली वो इस आइडियोलॉजी पे काम करता है, दोनों चीज़ों को काम करता है। आपके मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, आपके जो प्रोड्यूसर हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं, उन लोगों के रिगार्डिंग भी काम करता है और आपके कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी काम करता है। दूसरा, फेयर तरीके से हेल्दी कंपटीशन है उसको प्रमोट करने के लिए काम करता है, और अगर अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो उनको प्रोहिबिट करने के लिए और उनको रेगुलेट करने के लिए भी काम करता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं कंपटीशन एक्ट की, तो कंपटीशन एक्ट आया था 2002 में। ठीक है, अब बात आती है कि चलो कंपटीशन एक्ट आपका 2002 में आया, कंपटीशन एक्ट अगर 2002 में आया तो उससे पहले ये सारी चीज़ें कौन रेगुलेट कर रहा था, क्या उससे पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था
जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करता था। उससे पहले कोई ऐसा लॉ नहीं था जो कंज्यूमर के इंटरेस्ट की बात करता था या फिर एक ऐसी पॉलिसी की बात करता था जो इन सब प्रैक्टिसेस को मैनेज कर सके। तो कंज्यूमर अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट, तो उससे पहले एक एक्ट हमारे इंडिया में चलता था। वो एक्ट था आपका MRTP एक्ट 1969। ठीक है, MRTP एक्ट का जो फुल फॉर्म है वो है द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। ठीक है, अगर हम इस एक्ट की बात करें तो ये बेसिकली जो है आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39C है उससे कहीं ना कहीं लिंक्ड है। ठीक है, आपका जो आर्टिकल 39C है उसमें ये बात की गई है कि आप जो है ऐसा नहीं करोगे कि कंपटीशन बढ़ा दोगे या फिर मार्केट में ऐसा होगा कि दूसरे लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ग्रो करने की। तो उन सब चीज़ों को आपका जो डायरेक्टिव ऑफ स्टेट पॉलिसी है वहाँ से ये आइडियोलॉजी आई, वहाँ से ये आइडिया आया और उसके बाद जो है आपका द मोनोपोलिस्टिक एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें मोनोपोलिस्टिक एक्ट की और अगर हम बात करें कंपटीशन एक्ट की, तो ये दोनों एक्ट एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं। अगर हम मोनोपोलिस्टिक एक्ट की बात करते हैं तो ये बेसिकली जो बात करता है वो मोनोपोली से रिलेटेड बात करता है। ये जो बात करता है ये बात करता है टू प्रिवेंट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर को प्रिवेंट करने की जो बात करता है वो आपका मोनोपोली एक्ट बात करता है। अगर हम कंपटीशन एक्ट की बात करें तो ये उन प्रैक्टिसेस की बात करता है जो एडवर्स इफेक्ट डाल रही हैं। ठीक है, तो दोनों बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें मोनोपोलिस्टिक MRTP एक्ट की, तो उसमें क्या है वो 3 चीज़ों की बात करता है। अगर उसका नाम भी है वो भी, उसका नेम भी यही सजेस्ट करता है कि वो किन बातों की किन चीज़ों की बात कर रहा है। सबसे पहले वो जो बात करता है वो मोनोपोली की बात करता है। अब मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में ये होता है कि फॉर एग्जांपल मैं जैसे मैंने यहाँ पे सैमसंग और नोकिया का एग्जांपल लिया था, वो सेम एग्जांपल हम आगे यहाँ कैरी करते हैं। मोनोपोली में क्या होगा कि मान लो सैमसंग ने कोई फ़ोन बनाया था, सबसे पहले मोबाइल फ़ोन इन्होंने बनाए। ठीक है, उसके बाद जो है दूसरा एक कंपनी आई नोकिया, उसने भी फ़ोन बनाना स्टार्ट किया। अब सैमसंग को लगा कि नोकिया आ गया है, इसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है और अगर ये इससे अच्छे फ़ोन बनाने लग जाएगा तो इसके जो गुड्स हैं उनकी सेल कम हो जाएगी। इसने क्या किया, नोकिया को अपने साथ मिला लिया। ठीक है, ये दोनों मिल गए, इन्होंने अपने एक मर्जर कर लिया। उस मर्जर के बाद इन्होंने एक साथ अब जो मोबाइल फ़ोन है उनका प्रोडक्शन स्टार्ट किया और इनकी जो मर्ज़ी होती थी वो प्राइस इन्होंने मोबाइल का रखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, एक इकोनॉमिक पावर को कॉन्सेंट्रेट कर लिया अपने हैंड्स में। ठीक है, प्राइस को आप ही रेगुलेट कर रहे हो, प्राइस को आप ही कंट्रोल कर रहे हो। मार्केट में और कोई कंपनी है ही नहीं जो इस मोबाइल फ़ोन के प्रोडक्शन पे काम कर रही है, तो सारा कंट्रोल किसके हाथ में है, आपके हाथ में। तो इससे क्या है, जो कंज्यूमर है उस पर बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए, इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए जो आपका MRTP एक्ट एग्जिस्टेंस में आया था। फिर उसके बाद जो आपका एक्ट बात करता है वो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करता है। ठीक है, इसमें यह है कि ऐसी जो ट्रेड प्रैक्टिसेस जो रिस्ट्रिक्ट करती हैं ग्रो करने से और ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात करता है कि कुछ ऐसे मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो अनफेयर तरीके से यूज़ कर रहे हैं ताकि जो भी मार्केट है उसमें वो ही सरवाइव कर सके और कोई ऑर्गेनाइजेशन आके काम ना कर सके। तो इन सब प्रैक्टिसेस को जो है मैनेज करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए, इन प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करने के लिए जो आपका MRTP एक्ट 1969 आया था एग्जिस्टेंस में।
ठीक है। अब MRTP एक्ट जो आया था उसके लिए हमने मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन इस्टेब्लिश किया था। जो कमीशन जो है वो बेसिकली इन्हीं के लिए काम करता था कि मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, आप ऐसा नहीं हो कि मार्केट में एक ही प्लेयर काम कर रहा है, वही चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिसेस, अनफेयर प्रैक्टिसेस यूज़ में नहीं होनी चाहिए। तो आपने मोनोपोलीज इंक्वायरी कमीशन एक अपॉइंट किया था, जो मतलब जिसके हेड एक जज, सुप्रीम कोर्ट जज को बनाया गया था, वो इसके हेड थे, वो इसके चेयरमैन थे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई आपकी मोनोपोलीज की, ठीक है। मोनोपोलीज में क्या हुआ कि आपने बात करी कि कोई अगर मोनोपोली इस्टेब्लिश कर रहा है तो उसको रेगुलेट कर रहे हो, लेकिन बात हुई, फिर बात आती है 1991 की। 1991 में क्या हुआ? 1991 में आपका जो है ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था। अब ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन में क्या है, जब हम यहाँ तक 1969 से 1991 तक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कुछ लिमिटेड मार्केट में, कुछ लिमिटेड कंपनीज की, कुछ लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन की जो रन कर रही हैं, ठीक है। और हम उन्हीं को कंट्रोल करने की, उन्हीं के लिए प्रोविज़न बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम यहाँ पे इनके इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब 1991 में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया तो ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि जो पूरा वर्ल्ड है उससे आप इनवाइट करते हो कि आपके कंट्री में आके बाहर से भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना बिजनेस सेटअप करें, ठीक है, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो उसके बाद जो है आपके आउटसाइड इंडिया जो है कुछ कंपनीज आके इंडिया में काम करने लग गई। अब आपको उनके इंटरेस्ट की भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उनके इम्प्रूवमेंट की बात करते हो, उनकी ग्रोथ की बात करते हो, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस की सिर्फ बात करते हो, तो बाहर से कोई आके अपना बिजनेस सेटअप क्यों करेगा? वो इसी सिक्योरिटी के साथ आएंगे कि उनके साथ अगर वो आपका उस सिक्योरिटी, उस सेफ्टी के साथ वो आते हैं कि अगर आपकी कंट्री में आके वो बिज़नेस सेटअप करते हैं तो उनके लिए ऐसे क्या प्रोविज़न्स होंगे जो उनकी ऑर्गेनाइजेशन पे एडवर्स इफ़ेक्ट ना डालें, ठीक है। तो अगर वो आ रहे हैं तो कुछ हो सकता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो बाहर से आ रहे हैं और हमारे इंडिया में ऑलरेडी उस चीज़ से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग है या फिर प्रोडक्शन है, तो वो दोनों चीज़ों पे अप्लाई होती है। एक तो अगर बाहर से कोई आ रहा है आपकी कंट्री में आके प्रोडक्शन कर रहा है तो आपकी कंट्री में जो ऑलरेडी प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए भी एक तरीके से वो कंपटीशन है, ठीक है। वो आ रहे हैं तो कंपटीशन इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि उनकी क्वालिटी अच्छी हो, कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो, तो वो ऐसे आपके लिए कंपटीशन इंक्रीज़ करें। या फिर आपके इंडिया में मान लो आप अपनी कंपनीज़ हैं जो आपके इंडिया में सेटअप हैं, लोकल हैं, उनको आप कुछ सब्सिडी देते हो या फिर आपको उनको कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हो, तो ऐसे कुछ बेनिफिट्स आप दे देते हो तो उनका जो प्राइस है वो थोड़ा लोअर रहता है, ठीक है। तो इस तरीके की पॉलिसीज़, बहुत सारे ऐसी जो पॉलिसीज़ है वो हमको ध्यान में रखनी होती हैं। तो ग्लोबलाइजेशन जब आया था तो आप मार्केट को एक्सपेंड कर रहे हो, ठीक है। 1969 से और 1991 तक अगर हम बात करें तो आपका मार्केट जो है वो एक लिमिटेड है, ठीक है। आप उस लिमिटेड मार्केट की बात कर रहे हो और वहाँ आप मोनोपोली को जो बेसिकली है उसको मैनेज करने की बात कर रहे हो कि मोनोपोली नहीं होने देंगे हम, लेकिन फेयर प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेंगे। फेयर प्रैक्टिसेस को आप फेयर प्रैक्टिसेस लाओगे मार्केट में, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको रेगुलेट करोगे, ठीक है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद आपने क्या किया? मार्केट को एक्सपेंड कर दिया। अब जब आपका मार्केट एक्सपेंड हो रहा है तो आपको एक ऐसे एक्ट की ज़रूरत होगी जो उस एक्सपेंडेड मार्केट में सूटेबल हो सके, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर आ जाएंगे, वहाँ पे बहुत सारे सप्लायर आ जाएंगे। तो जब इतने सारे सप्लायर और मैन्युफैक्चरर हैं तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट अराइज होंगे, ठीक है। वहाँ पे जो है बहुत सारी अनफेयर मीन्स यूज़ होंगे और बहुत सारे फेयर मीन्स भी यूज़ होंगे। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए, फेयर मीन्स को प्रमोट करने के लिए और अनफेयर मीन्स को प्रिवेंट करने के लिए आपका जो कंपटीशन एक्ट है
उसको लाने की ज़रूरत पड़ी और इसीलिए जो है MRTP के बाद MRTP को फिर आपका अबॉलिश कर दिया गया था और अभी जो आपका है वो कंपटीशन एक्ट ही इन चीज़ों को हैंडल करता है। तो कंपटीशन एक्ट आपका 2002 एग्जिस्टेंस में आया था। तो ये जो आपका सारा कॉन्सेप्ट है आपके कंपटीशन एक्ट के अराइज होने का कि आपका कंपटीशन एक्ट बेसिकली एग्जिस्टेंस में क्यों आया था, थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है जो हमने डिस्कस किया है। अब जब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तो हम जो बात करेंगे वो डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका सेक्शन 3, 4, 5 है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसकी बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। at St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.